जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो यूनिट 9 है हिंदी निबंध से संबंधित, उस यूनिट पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने जो पहला वीडियो का विषय वस्तु लिया था वो भारतेंदु के द्वारा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, उस निबंध पर डिस्कस किया था। और आज जो हमारे निबंध के डिस्कशन का टॉपिक है वो है दिल्ली दरबार दर्पण। इसके लेखक भी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में हम इसलिए भी देखते हैं क्योंकि आपने इनके तमाम निबंध और नाटकों को देखा होगा, जिनकी विषय वस्तु के केंद्र में है भारतीयों के उत्थान के बारे में चर्चा, साथ ही साथ जो उस समय अंग्रेजों के द्वारा भारत की दुर्दशा की गई थी उस पर कुठाराघात, भारतीय जनमानस को प्रेरित करना, इन सारे विषय वस्तु को केंद्र में रख के इन्होंने निबंध लिखे, नाटक लिखे। और उसी कड़ी में ये दिल्ली दरबार दर्पण जो नाटक, जो निबंध आज हम पढ़ने वाले हैं, 28 अप्रैल 1876 को एक आधिकारिक घोषणा होता है। इसको आप ऐतिहासिक तौर पे ले, इतिहास में भी इसका जिक्र आता है। 1877 की वो घटना, दिल्ली दरबार दर्पण, बहुत ही भव्य आयोजन। 1876 को एक आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित होती हैं और भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के तहत आ जाता है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार के तहत के पूर्व आप देखेंगे तो कंपनी का शासन भारत में था, डायरेक्ट इंडिया में रूल ब्रिटिशर्स का नहीं था। वो 1857 की क्रांति में हम देखते हैं कि पावर ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ पे। तो इसके पूर्व जो ये 1876 की घटना है, जब ये होता है कि रानी का यहाँ आगमन होने वाला और बहुत ही भव्य उनका स्वागत होने वाला है, तो ये दिल्ली दरबार आयोजन होता है 1877 में। और ये पूरा जो निबंध लिखा गया एक तरीके से दिल्ली दरबार की ही रिपोर्टिंग की गई है कि कितना भव्य आयोजन है, कितने वहाँ पदाधिकारी प्रस्तुत हुए हैं, किनको सम्मान मिल रहा है और उस घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें कही जा रही है। तो यह निबंध समाचार शैली में लिखा गया निबंध है। ये भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना यहाँ पे देखी जा सकती है। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव होता है। इसका नेशनल एंथम गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखें, इस तरीके से होता है। बहुत ही बड़े बड़े इसमें शासनाधिकारी आते हैं। राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिलता है और जो वायसराय होते हैं वो राजाओं को झंडा और तमगा देते हुए हिंदुस्तान की जो राजराजेश्वरी हैं उनकी पदवी लेने को एक यादगार पल में तब्दील करते हैं। ये दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में अगर देखें तो सदैव स्मरणीय रहने वाला एक बहुत भारी मैदान में, नगर से 5 मील पर इसका आयोजन होता है। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोर चबूतरा होता है, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा है और सुनहला रुपला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलश की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए। सब मिला के 63 शासनाधिकारी वहां पधारे थे। अलग अलग जगहों के राजा वहां पे आए हुए थे। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबके सब साथ वही मामूली बातें ही हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को जो झंडा वगैरह दिया गया, तमगा दिया गया, पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजराजेश्वरी का एक एक मुकुट बना है और एक एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा होता था। और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था, स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तमगा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे। जब वो दे रहे थे तो उनके मुंह से एक वाक्य निकलता, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान ना होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैरखां राशि घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको ये तमगा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे या आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर उसे शुभ दिन का याद दिलावे जो इस पर छपा है।
शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले। किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का औधा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी, कपड़े, खाम-खाप के ताने वगैरह सब मिले। 25,000 की चीजें तोहफे में मिली। ये बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किस्तियों में लगाकर 10,000 रुपए की चीजें दी गई। प्राय लोगों को इस बात की जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनका या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर नहीं थी जो बाजार में मेवा लिए वक्त घूमा करते थे। हाँ, कुछ फर्क तो था। इतना था कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण खां साहिब का चेहरा बड़ा भयानक था। इन्हें झंडा ना मिलने के कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र है। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो बाबू? साहिब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके हैं और हम आपको, अब जाइए। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर से ही हाथ जोड़े आए और दो एक ऐसे थे कि जब एडिकांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्हें सलाम ना किया तो एडिकांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानता ही ना था, यहाँ तक कि एडिकांग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तगमा, सलामी और किताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सका, और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल दोनों ही न्यौछावर करने को तैयार थे। तो यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है, इस जो समाचार शैली में ये प्रस्तुतिकरण हुआ है उस भव्य दरबार आयोजन का, कि लोग किस तरीके से पंगु बन के यहाँ के राजा जो है नतमस्तक हो रहे हैं श्रीयुत वायसराय की उस सम्मान समारोह में। अपने को छुटपन समझ रहे हैं, या अपने को कह सकते कि इतना समर्पित मान रहे हैं, खुद को स्वतंत्र नहीं, पूर्णतः गुलाम। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिखे जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान मानते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहां आप हमारे खुदा मौजूद हैं। अब इससे बड़ी तारीफ क्या हो सकती है अंग्रेजों के लिए कि वहां पे इनकी महारानी जो पधारी हैं, दिल्ली दरबार लगा हुआ है, तो उन्होंने सब तीर्थों से सर्वोपरि उनको मान लिया। तो एक व्यंग्यपूर्ण ढंग से यहाँ पे भारतेंदु जी कहते हैं कि महात्मा की ये जो बात थी ये तो और भी हमको एक तरीके से विचलित नहीं, ये व्यंग्यपूर्ण लगा। तो कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि ये सब तीर्थों से भी ऊपर है। नवाब लोहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी ना आई हो। नवाब साहिब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहिब को अपने अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गाए। नवाब साहिब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गवाई, वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। इसके सिवाय नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है, जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसे एक भाई कवि, ब्रदर पोएट देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय अवश्य निकालूंगा। 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई।
महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहिब और 2 लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी थी। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतना भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भूपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए ज्यादा बातचीत मिसेस वर्थ से ही हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर कहा, मनभावनी अनुवादक कहा। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, पर अनुवादक मेम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में ये लिखना अवश्य है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिसे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई और तगमा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात किए। 1 जनवरी का वो दरबार का महोत्सव, यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का सटकोर चबूतरा, जिसकी गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपहला शीशे का काम, कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित, उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थी और ठीक पीछे खवास लोग हाथों में चंबल लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज दामन बरदार, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बर्न का पुत्र था, खड़े थे और उनके बाएं और पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचा एक अर्ध चंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब, मद्रास और बंबई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगा था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मढ़ी थी और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने लिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सी लगी थी जिन पर भी नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिसे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिला के 63 शासनाधिकारी वहां पधारे थे। उनके नाम भी वहां लिखे थे: महाराजा अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उड़छा, महाराणा उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूंदी, महाराजा रान भलमार, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, ब्रह्मरा, बिरोदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जींद, खरोंद, कूच बिहार, मंडी, नाभा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेट, टिहरी, रावा, जिग्नी टोरी, नवाबटोंक, पटौदी, मलेरकोटला, लोहारू, जूनागढ़, जौरा, दुजाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भोपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कालसिया, ठाकुर साहिब भावनगर, मुरबी, पिपलोदा, जागीरदार पालदेव, मीर खैरपुर, महंत गोंदका, नंदगांव और जाम नवानगर। वायसराय के सिंहासन के पीछे, परंतु राशि चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास, धनुष खंड के आकार की श्रेणियां चबूतरे की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बटी थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंच लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं था और दूसरे सरदार रईस, समाचार पत्रों के संपादक और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे, जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 के अनुमान लोग होंगे। किलात के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राजाओं के प्रतिनिधि समाज और अन्य देश संबंध कौंसल लोग की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजीली पलटने, भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए परा बांधी खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के
परे जिन पर सुनहली अमरिया कसी थी और कारचोबी झूले पड़ी थी, तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारें और भालों की चमक, फरहरों का उड़ना और 2 लाखों के अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ मैदान में डटी पड़ी थी, जिसे देख जहां भी जो था हक्का बक्का खड़ा था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे, और शासनाधिकारी राजाओं के चबूते पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। 11:15 तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुष कंडाकार के चाबूतरों की श्रेणियों के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहरी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शास्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी। खेमे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राशि छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी और दोनों दामन दरबार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे 2 तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी लोग थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हेराल्ड लोगों ने अपनी तुरहिया एक साथ मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च होने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे का बाजा बजने लगा, और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। जो ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हुए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेराल्ड को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी के पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञा पत्र पढ़ो, और यह आशा होती ही बंदीजनों ने जो 2 पांति में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाए, और उनके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्तर से राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्था ये है कि महारानी विक्टोरिया। ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें एक एक्ट पास हुआ है जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियां और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में ये भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देश की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राज आज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेंगी जिस पर राज की मोहर छपी हो। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राज आज्ञा पत्र के अनुसार हो। 1 जनवरी सन 1801 को राजसी मोहर होने के पीछे प्रकाश किया गया। हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वर्ण धर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया है। क्या आ गया है वो? इनके निज अधिकार में, और हमारे नाम से उसका शासन अब होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें, और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात को स्मरण निमित्त हमने अपने किए हुए राज आज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। हमको ये योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ हम उचित समझे बढ़ा लें। इसलिए अब हम अपने प्रिवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे का जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों में जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाएं, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए। अर्थात लैटिन भाषा में इंडई इम्प्रेट्रिक्स हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में इम्प्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है ये नई पदवी ना लिखी जाए। और हमारी यह भी इच्छा है और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते। और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध ना समझे जाएंगे। और जो सिक्के
यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञापत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया जाएगा और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियाँ प्रशस्तियाँ उनका कोई भाग रहे और वे सिक्के जो राजाज्ञापत्र के अनुसार हैं अब छापे जाएंगे और चलाए जाएंगे। इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे। कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाएगी। हमारी विंडसर को कचहरी में 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखें। जब चीफ हेराल्ड राजाज्ञापत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेराल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोप खाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद थे 101 तोपों की सलामी हुई। 34 सलामी होने के बावजूद बंदूकों की बाढ़ दगी और जब 101 सलामियां तोपों से हो चुकी तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग अपने गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए। पर श्रीयुत ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथ से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का जिसमें हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार पन्नों के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा की बात लगी। खैर यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं। सन 1858 ईस्वी की 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 वर्ष की लगातार उन्नति उनको सत्य करती है और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनके अपने उचित लाभों की उन्नति की यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपा नायक युक्त अभिप्राय को सब प्रकट कर पाऊं जिसके कारण श्रीमती ने अपनी परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया है। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उसमें इस और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहे। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और स्नेहक सहायक राजाओं ने भी शुभचिंतकता के साथ सहायता दी है, जिनकी सेनाओं ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है। बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फैलते गए और जिनका आज यह वर्तमान होना है कि जो कि श्रीमती के राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन आया। श्रीमती महारानी इस राज को जिसे उनके पुरुषों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ लिया एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती हैं कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा ध्यान रखकर काम में लावे। इसलिए श्रीमती का यह राष्ट्रीय अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावे जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रज्ञा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक हैं और महारानी की एक और राजभक्ति और शुभ चिंतनता रखने पर उचित है। वे राशि घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली ना थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्यों के देश में मेल ना बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अधेर मचा रहा। निबल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद के। इस प्रकार आपस की काटमार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति ना हो सके।
आजकल ऐसी राजनीति के कार्य जिससे सब जाति और सब धर्म के लोग की समान रक्षा होती है। श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीति को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं, वरन रक्षा करने का है। तो यहाँ पे ये बहुत ही श्रीमती राजराजेश्वरी का गुणगान कर रहे हैं। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, वह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं, और सबके पहले आप ही लोगों पर इस समय श्रीमती की ओर से कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इस भारी राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले इन कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया, और आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करते रहे, जिसका कोई दृष्टांत इतिहास में नहीं मिलेगा। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह बात प्रायः कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्दी जल्दी बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बात निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएगी। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी और लाभदायक काम प्राय बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए हैं, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकाराधीन है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से एक तरीके से यहाँ पे बड़ाई करते हैं कि किस तरीके से जो है आप लोग जो है, और देखिए इन्होंने कितना बड़ा यहाँ पे देखेंगे आप पूरा वृत्तांत जो है एड्रेस किया हुआ है, अच्छे से सुनाया हुआ है, और ये सब रानी की तरफ से वायसराय सुनाता है। ये जितने भी श्रीमती की ओर से श्रीमती को अपने राज की इस उत्तम भाग की प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुणग्राहता देखने का विशेष अवसर मिले। श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वाले और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या में ही थोड़ी सी बढ़ती नहीं की है, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया है, जो ऑर्डर ऑफ द हिंदी, वो कहते हैं कि एक नया पद सृजित हुआ है, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाही, आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ साथ लड़ भिड़ कर किए हैं ऐसे अवसरों पर, उसको ध्यान में रखें। हे वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्ति पूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय पर हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें। हे देश के सरदार और रईस लोग, जिनकी राजभक्ति इस राज के बल को पुष्ट करेगी। तो ये भी संबोधित करते हैं कि रईस लोग, क्योंकि उस समय जो रईस लोग थे वो राजभक्ति में पूर्णतः समर्पित थे। राष्ट्रभक्ति तो नीचे थी, राजभक्ति परम भक्ति हो गई थी। और ये सब किसका था? श्रीमती महारानी के प्रति। श्रीमती महारानी आपको ये विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उसकी रक्षा स्वयं करें। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों की जी से स्वागत करता हूँ। उस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठा होने का, और इंग्लिस्तान, देखिए हिंदुस्तान नहीं इंग्लिस्तान बन गया था, इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की और आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ। श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीत पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती है और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है उसके विश्वास को दृढ़ कर और उसके मेल जोल को अचल करने के ही अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह राशि पद भी ली है, जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। हे हिंदुस्तान के राजराजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, इस राज की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए आवश्यक है कि उसके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भलीभांति सीखा है जिनका बर्ताव राजराजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए अवश्य है। तो ये कहते भी हैं कि किसको जो है अधिकार वगैरह है वो किसको दिया जाएगा, परंतु जो हिंदुस्तानी लोग हैं, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, ये निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार, तो ये हिंदुस्तानियों को भी प्रलोभन देते हैं कि आपकी योग्यता के अनुसार हम कार्य का आवंटन आपको भी करेंगे। लेकिन क्या अंग्रेजों की चाल ये नहीं थी कि उच्च पदाधिकारियों के जो रूप में उन्होंने सृजित किया था पद, उस पर ज़्यादातर अंग्रेजी बैठते थे, वहाँ पे भारतीयों का कोई एंट्री नहीं था। लेकिन कहते हैं कि हम आपको आपकी योग्यता के अनुसार कार्य जरूर देंगे, और उन्होंने भारतीयों की योग्यता का आकलन किन अनुसार किया था वो आपको भी पता है। तो कहते हैं कि आपको भी आपके अकॉर्डिंग जो है पद मिलेंगे।
इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राशि पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने समान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुख्य कर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देकर संतोष प्रकट की है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही जरूरत है। और वो शिक्षा के द्वारा योग्य करना है, जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस, देश संबंधी मुख्य धर्म में उनका सहज रीत पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। श्रीमती महारानी नेबल राज्यों को जीतने, आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज्य की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात की कि इस कोमल और न्याययुक्त राज्य शासन को निरुपद्रव बराबर चलाने में इस देश की प्रजा क्रम से चतुराई और बुद्धिमानी के साथ भागी हो, जो उसका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज से नहीं, वरन श्रीमती सुदचित से ये भी इच्छा रखती हैं कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं, उनसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखें। तो कुल मिला के यहाँ पे भारतीयों को बरगलाने का पूरा प्रयास किया गया है। वो कहते हैं कि इस अवसर पर उन पूरब के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना, जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को शुभ समारंभ के लिए बधाई दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल को अभिप्राय बनाया है। मैं चाहता हूँ कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुत खान किलात और उन राजदूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज में आए हैं, उनका भी स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को वह कृपा पूर्वक संदेश जो श्रीमती महारानी आप लोगों को राजराजेश्वरी आज आप लोगों को अपने राशि और राजराजेश्वरी नाम से भेजा है सुनाता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मुझे पहुँचे हैं, हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी, हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायस राय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं, अपना राशि और राजराजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको ये देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा कुछ आदर सत्कार किया है और अपने कुल और सिंहासन की और उनकी राजभक्ति और स्नेह की इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ है। हमें भरोसा है कि शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपा मैं वाक्यों की गुणग्राहता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी का रक्षा करे। इस एड्रेस की समाप्त होती नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सिंधिया निजाम की ओर से सर सलार जंग राजपूताना के महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुए। तो इस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा दिल्ली दरबार दर्पण का जो है बहुत ही अच्छे से एक दर्पण एक तरीके से उसके प्रतिबिंब का ही अंकन करके यहाँ पे समाचार शैली में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। वो भव्य आयोजन क्या था, किस प्रकार पूरा आयोजन संपन्न हुआ था। और निश्चित रूप से इसमें हमने ये भी देखा कि इसके माध्यम से अंग्रेजों ने किस तरीके से भारतीयों के मन में या उनको बहुत ही मतलब कि जो उनके तरफ थे, जो भारतीय उनकी तरफ थे, तो उनका किस तरीके से गुणगान, उनका स्वागत कैसे कर रहे थे और अपने यहाँ पे भी कैसे पद। तो सब मिला के इससे ये लगता है कि उस समय जो अंग्रेजों की पैठ थी भारत में वो किस रूप में थी, इनके स्वागत से ही पता चलता है। तो उम्मीद है कि भारतेंदु जी के द्वारा जो उस समय का परिदृश्य था उसको अपने नाटक, निबंधों और अन्य कृतियों के माध्यम से उजागर करने की कोशिश की गई है, जिसे हम पाठकगण भी पढ़कर ये समझ पाते हैं कि उस समय की भारत की दशा कैसी थी। उम्मीद है कि अब नेक्स्ट जो हमारा निबंध का सेशन होगा उसमें हम अगले निबंध के साथ प्रस्तुत होंगे। और कृपया आप सभी जो है इसको क्रमशः सीरीज को देखते रहें। यूजीसी नेट का दिसंबर वाला एग्ज़ाम को अगर ध्यान में रखें तो बहुत ही जल्द वो एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तरीके से अपने पाठ्यक्रम को भी लेके चलें और चैनल को पूरा सपोर्ट अपना प्रोवाइड करें। प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सपोर्ट करें चैनल को, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।